आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखें, आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएँ लेकर के मैं आता रहा हूँ और मेरा ये हमेशा से ये प्रयास रहा है कि आप सभी लोगों के लिए जो कार्य हो वो एकदम दिल से हो, मन से हो। आप सभी बीएड भाई बहनों को मैं एक खुशखबरी दे चुका हूं दोपहर की वीडियो में। आज उन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चाएं की जाएंगी। आज कुछ विद्यार्थियों ने ट्विटर अभियान रखा था, जितने भी ग्रुप से सभी लोगों में इस चीज़ों को शेयर किया गया था और अभी तक 10 लाख से अधिक ट्वीट हो चुके हैं। ठीक है ना, आप सभी लोगों को भी ट्वीट करना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग ट्वीट करिए। ठीक है, आप जाकर के ट्विटर पे उसको देख सकते हैं और कर भी सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एनसीटी के ऊपर अब एक दबाव ये है कि उनको गाइडलाइन जारी करना है, क्योंकि कुछ राज्य अंदर कर रहे हैं, कुछ राज्य बाहर कर रहे हैं। ठीक है ना, और एमएचआरडी मिनिस्ट्री पे भी अब ये दबाव कॉमन तरीके से पड़ चुका है कि बीएड विद्यार्थियों को लेकर के वो मौन नहीं रह सकते। ये मौन जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। ठीक है ना, और सिर्फ ये एक विधानसभा का सवाल नहीं है, सिर्फ एक राज्य का सवाल नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का सवाल है। और मैंगो इलेक्शन जो होता है, आम चुनाव, वो पूरे भारतवर्ष का ही है। और बीएड विद्यार्थी भी ना 150 से अधिक सीटों पर अपना कब्जा रखते हैं। जहाँ पे झूम के वोट दे दिए, 168 सीटें उस पार्टी को मिल गई। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार जो पत्र लिखे जा रहे हैं सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को, मंत्रियों को, एमएलएस को, एमपीज को, मिनिस्टर्स को, सीएम को, मुख्य सचिव को, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जाहिर सी बात है उसमें हम लोगों की विजय सुनिश्चित हो चुकी है। जो विजय है वो हम सभी लोगों की जो है वो सुनिश्चित हो चुकी है। आप सभी लोगों को एक बात मैं कायदे से बता देना चाहता हूँ, यदि आप सभी लोग सुस्त रहेंगे, क्योंकि इसमें मामला हम लोग ठंडा नहीं पड़ने दे रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि बीएड विद्यार्थी बहुत जल्दी डाउन हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, डीएलएड वाले भी लगे हुए हैं, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का वेलकम किया है, 1.5 लाख से अधिक ट्वीट किए हैं। आप क्या समझते हैं कि बस सारी चीज़ें बहुत आसान होती हैं? हम सभी लोगों के प्रयासों के माध्यम से एनसीटी, एमएचआरडी मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि आखिर बीएड विद्यार्थियों को लेकर के, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि विद्यार्थी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, उन्होंने सोचा था कि विद्यार्थी भूल जाएंगे, छोड़ देंगे इस मामले को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी बेरोजगार सड़कों पर आ गए, लगातार धरना प्रदर्शन, लगातार नुक्कड़ सभाएं, लगातार कैंडल मार्च, लगातार अधिकारियों मंत्रियों के आवासों का घेराव। जाहिर सी बात है ये बात शासन तक पहुंच गई, क्योंकि सारी चीज़ों पर सब कुछ तो सही नहीं चल रहा। और इसी के लिए कल की डेट में एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटीए ने एक आपात मीटिंग भी बुलाई थी। इस पर चर्चा हुई है, क्योंकि एनसीटीए को अब जो 45 दिन का समय दिया गया था, एमएचआरडी मिनिस्ट्री के माध्यम से जो समय हम लोगों को दिया गया था कि हम 45 दिन के भीतर सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, उन तमाम मुद्दों को लेकर के उन तमाम मुद्दों को लेकर के कार्य किए जा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आप सभी लोग चिंतित हैं तो जाहिर सी बात है इस चिंता का निराकरण अब होने वाला है। एनसीटी अपना संशोधित गाइडलाइन इसी महीने में जारी करेगा, मतलब सितंबर महीने में 30 सितंबर के पहले संशोधित गाइडलाइन आएगी। और मैं गारंटीड इस बात की जानकारी मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूँ, डंके की चोट पे बीएड विद्यार्थियों को पीआरटी में सम्मिलित किया जाएगा। कुछ लोगों ने आप सभी लोगों को बताया होगा, दिखाया होगा कि रांची में एनसीटी की तरफ से कोई जवाब छपा था कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बीएड वाले योग्य नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को दिखाया होगा। जब एनसीटी के जयपुर संस्थान से ये चीज़ें पूछी गई, अधिकारियों से वार्ता की गई, तो भाई चूँकि वहाँ पे हमारे रिलेशन के भी कुछ लोग हैं, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। एनसीटी वही गाइडलाइन जारी करती है, एनसीटी वही कार्य करता है जो उसको केंद्र सरकार कहती है। ठीक है ना, और
पहले जो 11 अगस्त को जो आदेश आया है सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें 3-4 बातें ऐसी थीं जो कि केंद्र सरकार को भी विचार करनी चाहिए और उन्होंने उस गलतियों को एक्सेप्ट भी किया। पहला कि आपने जिस तरीके से बीएड विद्यार्थियों को लाना था, आपने कानून के मुताबिक इनको नहीं लाया, है ना, कि आप कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से इसको पारित करते, फिर उसके बाद आप जो है संशोधन की प्रक्रिया को अपनाते, फिर ये जो है मतलब इनको सम्मिलित करते। दूसरा, बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित किस लिए किया जा रहा है, क्या ज़रूरत है बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करने की, इसका प्रभाव क्या है। तीसरा, जो आपने जो मतलब भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया जारी किया 28 मई सन 2018 को, आखिर उसका उद्देश्य क्या था, किस लिए बीएड विद्यार्थियों को पीआरटी में सम्मिलित किया गया है, और यदि ये सम्मिलित किया गया या आपका पॉलिसी मैटर नीतिगत मामला है तो पॉलिसी मैटर आपने कैबिनेट से क्यों नहीं पारित कराया। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अब केंद्र सरकार ने भी विचार विमर्श शुरू कर दिया। याचिकाएं आपकी विस्तृत बेंच के लिए तैयार हो चुकी हैं और मैं गारंटीड कर रहा हूं इसमें 2 लोग पार्टी बनेंगे, 2 लोग पार्टी बनेंगे, एक एमएचआरडी मिनिस्ट्री मुख्य याची और दूसरा एनसीटीई को भी वहां पे ले जाया जाएगा। उसके पहले आप सभी लोगों के जो प्रकरण हैं, जो ये प्रकरण चल रहा है ना, इसको कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से पारित करा लिया जाएगा। मतलब कैबिनेट मीटिंग में इसको क्लियर कर दिया जाएगा कि ये चीज़ें हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ द मोस्ट नेसेसरी, मैं तो कहूँगा प्रीसियस, है ना, इज़ द प्रीसियस थिंग्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर विद्यार्थियों का विकास चाहिए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का विकास चाहिए, तो उसके लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और वो डीएलएड और बीटीसी वालों से संभव नहीं है, क्योंकि एक राज्य नहीं 17 राज्य ये चीज़ें बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ सीटें रिक्त रह जाती हैं। बिहार भी यही रोना रो रहा है और बिहार में पुनः बीएड विद्यार्थियों को मौका मिलेगा बीपीएससी में, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तब तक जब तक पीआरटी का उसका रिजल्ट आता है तब तक आप सभी लोगों का एनसीटीई का गाइडलाइन भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन मुद्दों को लेकर के जाहिर सी बात है गामा गामी की स्थितियां हैं, कई बार डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों से टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अभी मामले को ठंडा नहीं पड़ने देना है जब तक कि हम लोगों की विजय सुनिश्चित ना हो जाए। जिस दिन विजय सुनिश्चित होगी उस दिन हम भी आप सभी लोगों के साथ जश्न मनाएंगे, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, एनसीटीई ने सर्वोच्च न्यायालय में आपकी तरफ से केस लड़ा। हालांकि कह सकते हैं कि उनके वकीलों में वो क्षमता नहीं थी जो कि मतलब आपको केस जिता करके ले आ पाते, क्योंकि आदरणीय कपिल सिब्बल जी, है ना, बहुत से ऐसे नामी गिरामी वकील थे जो डीएलएड और बीटीसी की तरफ से केस लड़ रहे थे। तो इधर से आपको महान्यायवादी महोदय को भी खड़ा करना चाहिए था, ठीक है ना, बातों पर थोड़ा सा लोड पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनसीटीई ने अपने वकीलों की फौज उतारी लेकिन वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, ठीक है, अपनी ही बातों को क्लियर तरीके से रख नहीं पाए। दूसरा ये कि जब एनसीटीई को एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने आदेश दिया कि आप बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित कर दीजिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, तो उन्होंने सम्मिलित कर दिया, गजट ऑफ इंडिया जारी कर दिया, राजपत्र। लेकिन समस्या इस बात को लेकर के आई कि ना तो एनसीटीई ने कहा और ना ही एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने इस बात की ज़रूरत समझी कि हमको इसको कैबिनेट से पास करा लेना चाहिए। आरटीई एक्ट को अगर हम संशोधित करके उसको कैबिनेट से पास करा लेते हैं तो ये प्रक्रिया लीगल हो जाएगी। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, एनसीटीई ने कहा भी नहीं। अब ये मुद्दा चलिए ठीक है, जब शामिल किया गया तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी उतने नहीं थे। 68,500 की वैकेंसी आई, उसमें 22,500 से अधिक सीटें रिक्त रह गई। 40-45 के कटाव पे भी वो लोग फुस्स हो गए, है ना। लेकिन जब 69,000 की शिक्षक भर्ती आई तो भाई आवेदनों ज़्यादा होना था और उसमें जब उनको मौका मिल गया तो आवेदन रिकॉर्ड तोड़ हो गए और मेरिट को उठा करके रख दिया 60-65% की कटाव पे कि सिर्फ क्वालिफाई आप करेंगे 60 और 65% पे। जो रिजर्व कैटेगरी है 60% और अनरिजर्व कैटेगरी जो है 65%, मतलब 150 में से आपको 97 नंबर पाना होगा, तब आप क्वालिफाई केवल करेंगे सुपर टेट और उसके बाद मेरिट बनाई जाएगी, तब आपको नौकरी मिलेगी, वो भी जो टॉप में आएंगे। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। क्यों? क्योंकि एक सीट पे 2 विद्यार्थियों का भी चयन हो पाना डीएलएड और बीटीसी वालों को मुश्किल था कि एक सीट के सापेक्ष 2 विद्यार्थी आ पाते।
इनका सिर्फ एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि हम फॉर्म भरें और हमको नौकरी मिल जाए। मतलब कैसे भी करके घिसते 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 हम जो मिनिमम कट ऑफ है उसको पार कर जाएं, बैरियर पार कर जाएं और उसके बाद जो है हमको नौकरी मिल जाए। कंपटीशन कुछ भी नहीं, क्योंकि बीएड वालों से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि एक बार अगर कंपटीशन में आया तो हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे, और होता भी वही है। 69,000 की शिक्षक भर्ती में कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर हो जाएंगे बीएड वाले, 42,000 बीएड विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाएगा, 40-45% पे फिर से कट ऑफ बनेगी और विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलेंगी। ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं आप सभी लोगों को गारंटीड इस बात बोल देना चाहता हूं। और रही बात पीआरटी में बीएड को सम्मिलित करने के लिए, एनसीटीई ने एकदम अप्रूवल दे दिया है एमएचआरडी मिनिस्ट्री को कि बीएड को अगर सम्मिलित करना है तो निर्धारित प्रक्रिया को अपनाइए, कैबिनेट से पास करिए। हम रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी करने का हमारे ऊपर दबाव है, क्योंकि प्रक्रियाएं काफ़ी जगहों पर चल रही हैं और ये प्रक्रियाएं अगर इनको जो है मतलब सही तरीके से, कानूनी और वैधानिक तरीके से इनको नहीं लाया गया तो जाहिर सी बात है बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ढेर सारे मुकदमे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि इस विवाद का निपटारा तभी संभव है जब एनसीटीई, क्योंकि पूरा ऑल ओवर इंडिया सभी राज्यों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में इसको सर्कुलेट करने वाला, रेगुलेट करने वाला कौन है? एनसीटीई है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय जो है कोई भी प्रक्रिया में दखलंदाजी नहीं करता, कोई नियम कानून नहीं बनाता, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ और सिर्फ कानून को देकर के आदेश करता है, ठीक है ना, जो प्रक्रियाएं कानून के अनुसार होती हैं। लेकिन उसके लिए कुछ नियामक संस्थाएं होती हैं जिसको वो रेगुलेट करती हैं। टीईटी बनाया किसने? उसका सिलेबस किसने तैयार किया? एनसीटीई ने। और सारी चीज़ें हैं उन्होंने कंप्लीट कर दिया, अब टीईटी और सीटेट होने लगा। और ऐसा नहीं कि केवल कुछ विशेष राज्यों के लिए है, सभी राज्यों के लिए हो गया। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को आह्वानित करता है कि आप सभी लोग साथ आइए, साथ जुड़ करके, हमारे साथ जुड़ करके आप सभी लोग कंधे से कंधा मिला करके चले। हम आपको वचन देते हैं कि आपकी हार हुई है, हारा हुआ जीतता वही है, उसी को बाजीगर कहा जाता है। आप सभी लोगों को अगर बाजीगर बनना है, हमारे साथ जुड़िए। आप सभी लोगों के इन तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए हमें एकता चाहिए, हमें अखंडता चाहिए, हमें आप सभी लोगों को सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। अगर आप सभी लोग साथ में आएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ बेहतरीन सा विकल्प हम सभी लोग एनसीटीई, एमएचआरडी और केंद्र सरकार पर जिस तरीके का दबाव बना पा रहे हैं, क्योंकि योगी जी के मुंह से ऐसी बातें नहीं निकल जाया करती हैं। योगी जी ने अगर रिक्वेस्ट किया है प्रधानमंत्री मोदी जी से, तो जाहिर सी बात है ये केंद्र सरकार का अपना पॉलिसी मैटर है, ठीक है ना। उन्हीं का आदेश है, उन्हीं का निर्देश है, उन्हीं की पॉलिसी मैटर है, नीतिगत मामला है। और हार सिर्फ बीएड विद्यार्थियों की नहीं हुई है, हार इसमें एनसीटीई, एमएचआरडी मिनिस्ट्री और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हुई है, ठीक है ना। छीछा लेदर उनकी भी हुई है, ठीक है ना। और यदि इन सारी मामलों को लेकर के वो चुप रहते तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता, लेकिन अब उनकी खामोशी जाहिर सी बात है उन्हीं के लिए अब दबाव का काम कर रही है। जैसे कहते नहीं कि किसी का गला दबा दो, नाक और मुंह दबा दो, अब बोलो, अब जिंदा रह लो। वही स्थितियां सेम इस समय केंद्र सरकार, एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटीई की है, ठीक है ना। क्योंकि विद्यार्थियों का इतना प्रेशर बढ़ रहा है, इतना दबाव बढ़ रहा है कि वो स्वयं भी चाह रहे हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द हम निपटारा कर दें। ऐसी बातें नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री जी तक और एमएचआरडी मिनिस्ट्री तक आपकी बातें नहीं पहुंची हैं। हम सभी लोगों ने उस बातों को पहुंचाया है। आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, बीएड की एकता को बना करके रखिए। अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें। अभी एनसीटीई रिवाइज्ड गाइडलाइन पर विचार कर रही है। एमएचआरडी मिनिस्ट्री बीएड को किस तरीके से वैध कर सकती है, क्योंकि अब जो आपका नोटिफिकेशन जारी होगा वो मई का नहीं बल्कि 1 जून सन 2018 का होगा, ठीक है ना। और इसमें बीएड विद्यार्थियों को, पूरे बीएड विद्यार्थियों को, जो मतलब अभी तक बीएड कर रखे हैं विद्यार्थी, सभी बीएड डिग्री धारकों को पुनः पीआरटी में वैलिड किया जाएगा और इस वैलिडिटी को लाइफ टाइम के लिए रखा जाएगा, हमेशा के लिए, ठीक है ना। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का कुछ आदेश भी है, उसका भी ध्यान रखना होगा। उसको किस तरीके से गवर्नमेंट डिफेंड करती है, किस तरीके से चीज़ें करती है, ये सारी बातें महान्यायवादी, कानून मंत्रालय, तमाम लोगों से विचार विमर्श किया जा चुका है। और जो रिवाइज्ड गाइडलाइन होगी ना, उसमें बीएड विद्यार्थी भी होंगे। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। दबाव बनाना है, दबाव बना करके ही हम अपनी विजय को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए साथ आइए,
साथ जुड़िए ताकि हम आप लोगों के बेहतरीन मुद्दों को सामने रख सकें और आप लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प कर सकें। और एक बात है, अभी जाते जाते मैं आप सभी लोगों से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, तुरंत ही आप लोग ट्विटर खोलिए। अगर अकाउंट नहीं बनाए अकाउंट बनाइए और आप सभी लोग जाकर के ट्विटर पर ट्वीट करिए बीएड वांट प्रायोरिटी इन यूपी, ठीक है ना, हैशटैग में डाल करके इसको ट्वीट करिए। एक एक विद्यार्थी 4-4 5-5 ट्वीट करे, जितने भी विद्यार्थी आपके संपर्क में हो सभी विद्यार्थियों से ट्वीट करने के लिए कहिए, ठीक है ना। अधिक से अधिक संख्या में, टारगेट यही है कि कम से कम 20 लाख ट्वीट हो जाने चाहिए रात्रि 8 बजे के पहले पहले, ठीक है ना। अधिक से अधिक ट्वीट करिए, अधिक से अधिक प्रमोट करिए। अभी 13 तारीख को दिल्ली चलो अभियान है हम सभी लोगों का। हम सभी लोग छात्र संगठनों के साथ मिल करके बीएड विद्यार्थियों को लेकर के हम लोग दिल्ली प्रस्थान करेंगे और वहां पे कम से कम 50,000 की भीड़ इकट्ठा करने का टारगेट हम सभी लोगों का है। आप सभी लोग तो दिल्ली नहीं चल सकते, लेकिन आप लोग सहयोगात्मक रवैया जरूर अपना सकते हो। एकता का प्रदर्शन करिए, एकता दिखाइए। और आप सभी लोगों से मैं इस बात के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल को जितना अधिक शेयर कर सकते हो करिए, जितना अधिक लाइक कर सकते हो वीडियोस को करिए। और जो हम लोगों ने दबाव बनाया था एमएचआरडी और एनसीटी पे, अब उसी का परिणाम है कि उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि हमको विस्तृत बेंच में जाना है, ठीक है ना। क्योंकि अध्यादेश और विस्तृत बेंच में अप्लाई करके उस पर स्टे ले लेना, ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, ठीक है ना। जब ये रिवाइज्ड गाइडलाइन को बना करके कैबिनेट से पारित करा करके अपनी त्रुटियों का सुधार करके विस्तृत बेंच में जाएंगे तो जाहिर सी बात है विजय इनकी होगी। और इस पर जो है जब केंद्र सरकार जाकर के विस्तृत बेंच में ये बताएगी कि हमारा ये नीतिगत मामला है, हम इनको सम्मिलित करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है नीतिगत मामलों के मामले में जाहिर सी बात है विजय किसकी होती है, हमेशा सरकार की होती है, ठीक है ना। क्योंकि सरकार का जो वकील था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वकील है, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में इस बात को कहा ही नहीं ये मेरा नीतिगत मामला है, ये गवर्नमेंट का नीतिगत मामला है। तो मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आप लोगों की एकता हम सभी लोगों की ताकत है। अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए वीडियोस को। धन्यवाद, शुभ रात्रि।